अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैप 5 का। कल हमने नोट बनाया था, हमने तो बनाया था, फिर आपने घर जाके दोबारा बनाया था। कितने बच्चों ने दोबारा बनाया था? तो सिर्फ देखा था, कोई बात नहीं, परिचय में भी सिर्फ देख लेना, पेपर को देख लेना, सोल्यूशन भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, देखें एक बात जहन में रखें, FAR 2 का बहुत मिनिमम सा होमवर्क होता है, ज़्यादा कोशिश हमारी यही होगी क्लास के अंदर ही काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आपको होमवर्क मिलेगा भी ज़रूर, पर असूल ये रखना है आपने कि क्लास वर्क पहले जाके करना है, फिर होमवर्क करना है। ठीक है, तो अभी तक तो होमवर्क चल ही कोई नहीं रहा, जो क्लास वर्क है वही होमवर्क चल रहा है, पर करते ज़रूर रहें। ठीक है, वरना चीज़ें काबू से बाहर निकल जाएंगी। सफ़ा नंबर 215 पे कुछ थेरी है जो हम पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। ताज़ा ताज़ा हैं आप लोग, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 15-20 मिनट, 20 मिनट इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, थेरी पढ़ते हैं, फिर इस थेरी को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि हम जाके पास पेपर्स में कुछ सवाल कर सकें। और डिस्कशन वाले सवालों को आज डिक्टेट करता हूँ, एक आधे को कर देता हूँ, थोड़ा सा तरीका वारदात सिखा देता हूँ आपको इंशाल्लाह। फिर 2 सवाल आज होमवर्क में होंगे जो सिर्फ यही वाले होंगे, एक्सप्लेन। ठीक है, तो बहरहाल फिलहाल शुरू करते हैं। पेज नंबर, किताबें ले ली आप लोग? अच्छी बात है, किताबें ले लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके ऊपर आप मार्किंग कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं चीज़ें, तो वो नोट्स जो थे अब उन पे जो लिखा था वो भी इस पे अब कोशिश करें आज ही, कल पे ना डालिएगा, जितना लिखा गया था आज ही वो किताबों के ऊपर आपने ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, किस किस का आज पहला दिन है? हंस के कह रहे हो ऐसे, किधर थे इतने दिन से? लेके आए हैं लेक्चर, साथ लेके आए हैं, दे दे मुझे फिर। हाँ जी, और किसका पहला दिन है? क्यों, कहाँ थे वैसे आप लोग बाय द वे? अच्छा चले, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, बात असल में ना ये थी कि इंटेंजिबल्स होते क्या हैं, वो तो हमने जब डिसाइड कर लिया था, तो अगली बात हमने की थी कि इंटेंजिबल्स को हम खरीद भी सकते हैं, इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं। अगर इंटरनली जनरेट करें और ये 5 में से कोई हो तो वो तो इंटेंजिबल ही नहीं। ठीक है, अब अगर वो इन 5 के अलावा कोई इंटेंजिबल है जो हम इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, तो उसको रिसर्च और डेवलपमेंट फेज से गुजार के बनाया जाता है। रिसर्च फेज के सारे खर्चे जो इंटेंजिबल बनने के दौरान रिसर्च चल रही है, उस दौरान जितने खर्चे हो रहे हैं, जो कॉस्ट्स हैं, उनको एक्सपेंस आउट करते हैं। डेवलपमेंट फेज में 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाले सारे खर्चे एक्सपेंस आउट करते हैं, और जब क्राइटेरिया मीट कर जाएं तो ऑनवर्ड्स वाले खर्चे कैपिटलाइज करते हैं। अब ये बातें हमने प्रैक्टिकली सवालों में भी करके देख ली, लेकिन थ्योरेटिकली इनको हमने पढ़ा नहीं था। अब प्रैक्टिकली सारा कुछ पता है हमें, एंट्रीज सेंट्रीज देख ली, ट्रीटमेंट्स देख लिए, अब जस्ट थ्योरी पढ़नी इसलिए भी ज़रूरी है कि एग्जाम्पल्स में जो चीज़ें एक्टिविटीज़ में आ रही होती हैं, आई कैप की एक आदत ये बन चुकी है कि आई कैप उन एक्टिविटीज़ के नाम लिख देता है, रिसर्च और डेवलपमेंट फेज का बताने की बजाय उन एक्टिविटीज़ के नाम लिख देता है, तो थोड़ा सा नामों का आइडिया होगा तो आप डिसाइड कर सकेंगे ये रिसर्च फेज की एक्टिविटी है या डेवलपमेंट की। ठीक है, फिर 6 क्राइटेरिया पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, सारे 6 क्राइटेरिया नहीं, लेकिन कोई एक आधे का नाम लिख कर वो ये निशानी दे देता है कि क्राइटेरिया इस दिन से ऑनवर्ड्स मीट हो रहे हैं, यानी कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करने की डेट वो देता है। तो ये थ्योरी पढ़ना बहरहाल बहुत ज़रूरी है, हालांकि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारा देख लिया, बस फ़र्क ये है जनरल एंट्रीज आपने सीख ली, नोट बनाना आपने सीख लिया, अब बस ये है कि उसको एक्सप्लेन करने का तरीका, वो भी एक आधे सवाल में मैं अभी करवाऊंगा, कल भी इसी की प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, वो भी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो वो मसला तो नहीं है, मसला वही है कि थ्योरी को आप ईजी लेते हैं, तो थ्योरी इस तरह से नहीं आएगी कि वो कहेगा जी बताएं जी एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च, ऐसा होता नहीं है, कभी को 1-2 नंबर का आ जाए तो अच्छी किस्मत होती है, लेकिन आपकी थ्योरी ही आपको तैयार करती है सवालों को करने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया है, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया यही 2 सफ़े हैं इस इंटेंजिबल के स्टैंडर्ड के, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बाकी इंशाल्लाह कल तो नहीं, परसों हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट कॉस्ट। परसों क्या दिन बन रहा है वैसे? देखा, सैटरडे को ऐसा पता नहीं, दुआ कहो या बददुआ कहो, इसको आप बददुआ कहेंगे, मैं तो दुआ कहूंगा। ठीक है, कि कोई ना कोई नई चीज़ शुरू हो रही होती है। वेबसाइट कॉस्ट के ऊपर अलग से स्टैंडर्ड में गाइडेंस नहीं थी, तो अलग से इंटरप्रिटेशन कमेटी एक है, वो इंटरप्रिटेशन देती है, क्लैरिफिकेशन देती है, तो वेबसाइट कॉस्ट
में भी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2 सफ़े ऐसे हैं वो भी इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे तो ही सवाल हो सकते हैं। तो इसलिए थ्योरी जो आपको पढ़ाई जाए, जितनी पढ़ाई जाए उतनी ही पढ़नी है। याद कुछ नहीं करना, जो याद करना होगा मैं आपको इन अल्फाज के साथ बोलूँगा कि ये याद कर लें, बाकी आपने याद कुछ नहीं करना, याद रखना है। फ़र्क है दोनों बातों में, ठीक है ना? तो याद रखने का तरीका यही है कि जब कभी रिवीजन में वहाँ से गुज़रें तो उन पॉइंट्स को नज़र से गुज़ारते रहें, वो याद रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो हम बात ये कर रहे थे कि इंटेंजिबल परचेज़ भी कर सकते हैं, इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं। परचेज़ करें तो उनकी कॉस्ट में क्या कुछ शामिल होगा, ये बात हमने ये बड़ी तफ़सील से कल कर ली। तो IAS 16 ही था, छापा लगा हुआ है IAS 16 का, ठीक है? अगर हम इंटरनली जनरेट करें तो क्या डिस्कशन स्टैंडर्ड करता है ये पढ़ते हैं अब, ठीक है? एंड इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स। बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है जी, बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। It is sometimes difficult to assess whether an internally generated intangible asset qualifies for recognition because of problems such as it is not identifiable, its cost cannot be determined. छोड़ो फजूल बातें। To assess whether an internally generated intangible asset meets criteria for recording as an intangible, and it is classifies the generation of asset into two phases, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट। तो ये सारी बात जो है ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, ठीक है? बहरहाल मैं इसको काटता नहीं हूँ, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात को हम हाईलाइट करेंगे और बार बार पढ़ा करेंगे और उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च फेज की डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? लेकिन इस पूरी डेफिनेशन में बस ये लफ्ज़ याद रख लेना, बाकी पढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो रिसर्च क्या है? रिसर्च क्या है? प्लान इन्वेस्टिगेशन, बस काफ़ी है, इतना याद रखना है, ठीक है? बाकी अभी पढ़ लेते हैं। रिसर्च इज ओरिजिनल and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific and technical knowledge and understanding, ठीक है? तो रिसर्च जनाब, हम ये कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए टामक टोइयां हाथ पांव मार रहे होते हैं, रिसर्च फेज को कहते हैं, ठीक है? तो रिसर्च क्या है? प्लान इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? अब पहले इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि रिसर्च फेज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता है। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपको पता है ना, ये यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे, फिर जहां कहीं वो कहा करेगा ना एक्सप्लेन, अभी हमने क्या सीखा है? जर्नल एंट्रीज करना, उसमें तो रिसर्च फेज को हम क्या करते हैं? रिसर्च एक्सपेंस डेबिट। अब जब एक्सप्लेन कहेगा तो हम एंट्री तो नहीं कर सकते, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लिखा करेंगे। तो ये याद यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार लिखेंगे कि ये खुद ही याद हो जाएगा, पता आपको है, ठीक है? बहरहाल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चलो पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है पहले मुझे बताओ? रिसर्च फेज, रिसर्च क्या है? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। अब रिसर्च के दौरान कॉस्ट इनकर हो रही हैं, उन कॉस्ट को क्या करते हैं? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही तो है। अब जरा इसको अंग्रेजी में पढ़ के देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम रिसर्च फेज ऑफ एन इंटरनल, अच्छा छोड़ो, सादा रखो इसको, रिसर्च ही है। अच्छा, नो इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शैल बी रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड, हम आसान अल्फाज रिकॉर्डेड यूज करेंगे, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, ये तो आपको पता था। व्हेन इट इज इनकर्ड, अब जब कभी आपको वो एक्सप्लेन कह दे तो आपने यही मिलती जुलती, इससे मिलती जुलती बात ही आपने लिख दिया करनी है। लेकिन ये नहीं कहना कि ₹10 इज एक्सपेंस, नहीं, आप ही लिखोगे, मिसाल के तौर पर कहते हैं ना 10 रुपीज रिसर्च में लगे, तो आप यूं कहोगे कि ₹10 रिलेट्स टू रिसर्च फेज, या इट इज अ रिसर्च एक्टिविटी कॉस्ट, देयरफॉर इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन एसोसीआई, भी मैं ऐड कराऊंगा जब लिखवाया करूंगा तो, व्हेन इट इज इनकर्ड, ठीक है? अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, क्यों? पहले दिखा ना दूं आपको सवाल, नहीं देखते बाद में, पहले पढ़ लें। इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आईकैप ने एक आदत क्या पकड़ ली है कि वो ये नहीं, जैसे अभी तक हमने सवाल किया ना, तो वो क्या कहता था कि प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च शुरू हो गई, फिर क्राइटेरिया मीट हुए, फिर डेवलपमेंट अच्छी हो गई। ऐसे की बजाय आईकैप ने क्या करना शुरू कर दिया? एग्जाम्पल्स में से नाम उठाता है और लिख देता है कि इवेल्युएशन फाइनल सिलेक्शन के ऊपर इतनी कॉस्ट आई,
फिर मटेरियल डिवाइसेस की अल्टरनेटिव की सर्च के ऊपर इतनी कॉस्ट आई, आगे डेवलपमेंट में से 2-3 चीजें उठाएगा, उसके आगे कॉस्ट लिखेगा। अब ये आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी किस फेज से रिलेट करती है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। ये असल मसला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और अब रवाज इसी तरफ चल पड़ा है का ज्यादा, सीधा रिसर्च डेवलपमेंट की बजाय वो इन एक्टिविटीज का नाम लेता है। तो इसलिए मैंने कहा ये दोनों सफ़े बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च फेज की एक्टिविटीज क्या हैं, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग, सर्च फॉर, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन। यानी आप सर्च कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं क्या चीज, एप्लीकेशन भी, सॉरी, किस चीज की, रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। जो आपने इन्वेस्टिगेशन की उसमें रिसर्च फाइंडिंग्स जो हो रही हैं, मतलब रिसर्च फाइंडिंग्स को आप सर्च कर रहे हैं, मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर फाइनली सिलेक्ट कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं किसको, रिसर्च फाइंडिंग्स को और अदर नॉलेज को, ठीक है। नेक्स्ट, सर्च फॉर, इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव्स ऑफ मटेरियल्स, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस, सिस्टम, सर्विसेज, फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ, अभी सिलेक्शन चल रही है, ठीक है। ये हर चीज क्या चल रही है, सर्च चल रही है, सर्च कर रहे हैं, रिसर्च फाइंडिंग को सर्च करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फाइनली सिलेक्ट करके उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टरनेटिव्स ऑफ मटेरियल, देखो ना, आपने कोई मिसाल के तौर पे आपने कोई जो है वो वैक्सीन बना रहे थे, फॉर्मूला बना रहे थे, ठीक है, या आप मिसाल के तौर पे कोई खाने पीने की चीज बना रहे हैं। अब उनमें इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, मौजूद हैं, जैसे वैक्सीन के फॉर्मूला में भी ऑप्शंस हैं, आप जो है वो डिफरेंट चीजों से मिलाकर एक वैक्सीन बना सकते हैं। तो मटेरियल 2-3 तरह का, इससे भी आसान करते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर मिसाल के तौर पे बनाने लगे हैं, उसके लिए आपको कोई लेट्स से हार्डवेयर भी चाहिए। अब उसके लिए आपके पास 4-5 किस्म के वेंडर्स मौजूद हैं। तो पहले तो आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है अल्टरनेटिव्स को। ये डेल वाले भी हैं, एचपी वाले भी हैं, लेनोवो वाले भी हैं, ये सब लोग ये सर्वर दे रहे हैं जिसके ऊपर हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या किया, अल्टरनेटिव्स को, मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस के अल्टरनेटिव्स को क्या किया है, सर्च किया, और फिर आप फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन और फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ अभी तक इंप्लीमेंटेशन फेज में नहीं गया। यानी आपने यहां पे मैक्सिमम क्या करना है, मैं इस मिसाल की बात ही करूं तो आप मैक्सिमम ये कर लेंगे कि आप कहेंगे जी हम डेल वालों से सर्वर लेने जा रहे हैं, अभी लेने की तरफ नहीं गए, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है वो एक्टिविटीज हैं, तो इनको आपने ऐसे ही कोशिश करके याद करना होगा। ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये याद रह जाता है, ठीक है। सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, अभी बताता हूं कंफ्यूज कहां पे होंगे, आगे इसी तरह की एक और चीज आएगी तो थोड़ा सा फर्क है उसमें, ठीक है। सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, और आगे वो किसी भी चीज का अल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी, फॉर न्यू और इंप्रूव मटेरियल, डिवाइस, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बस इतनी सी बात। क्या करोगे, एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए आप जो है वो कर रहे हो। आप उसमें क्या कर रहे हो, आप सर्च, इवैल्यूएट और फाइनल सिलेक्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो रिसर्च फाइंडिंग्स की, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हुई हैं उनको आप अप्लाई करने की तरफ जा रहे हो। अल्टरनेटिव्स को सर्च कर रहे हो, फॉर्मुलेशन, डिजाइन और इवैल्यूएशन को, जो अल्टरनेटिव्स को सर्च किया उनमें से फिर आप जो है वो फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। तो ये कुछ एक एक्टिविटीज हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता होनी चाहिए। जितनी बार इस टॉपिक पे आओ इसको ऐसे ही बस पढ़ना है जितना हाईलाइट किया, ठीक है। अच्छा, अब रिसर्च किसे कहते हैं जी, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक्सपेंस आउट करेंगे। एग्जाम्पल्स, ऑब्टेन करना नॉलेज, इवैल्यूएशन, सर्चिंग, सिलेक्शन, रिसर्च फाइंडिंग की, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव्स को सर्च करना और फिर सिलेक्शन की तरफ जाना उनकी, ये मोटी मोटी बातें ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है ना। हो गई रिसर्च। अब बात आती है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। प्लान इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च है, और फिर उसकी एप्लीकेशन जो है उन फाइंडिंग्स की, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, डेवलपमेंट, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं ताकि दोनों में फर्क कर सके ना।
अब डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल्स में क्या कहता है वो, अब आप किधर चले गए हैं, देखो, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। ये प्री प्रोडक्शन या प्री यूज प्रोटोटाइप्स या मॉडल्स किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे आप सैंपल्स बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बड़ा प्लाजा बनाने को सोचा, जो शायद जो है वो 1 एकड़ के ऊपर फैला होगा, लेकिन आप उसका जो प्रोटोटाइप बनाएंगे शायद वो आपका जो है वो इस कमरे की चौड़ाई तक ही हो। इतना चौड़ा एक प्रोटोटाइप आपने, मतलब एक मॉडल टाइप, एक मॉडल बनाया, ठीक है, तो उसकी जो मिसाल के तौर पर विड्थ हो जनाब वो 20 फुट ऐसे 20 फुट ऐसे हो, और वो जो एकड़ आपने बनाया है वो छोटा छोटा आप मॉडल्स करके बना रहे हो। अब जब आप इस तरफ चल पड़े हो, मैंने मिसाल आपको टेंजिबल के दी थी जरा समझाने के लिए, ठीक है, आप जब इस तरफ चल पड़े हो तो ये आप क्या है, अब कुछ आप जो आपने रिसर्च की थी उनकी फाइंडिंग्स को अप्लाई करने की तरफ आप चल पड़े हो, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं जी, आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, ये वो चीज नहीं है जो मैस प्रोडक्शन शुरू हो गई है। अभी आप क्या कर रहे हो, डिजाइन बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग कर रहे हो, किसकी, अभी प्रोटोटाइप्स के ऊपर ये काम कर रहे हो। प्री प्रोडक्शन या प्री यूज का मतलब, प्री प्रोडक्शन का मतलब ये आपने कोई चीज, कोई इंटेंजिबल बनाना है, जैसे फॉर्मूला बनाना है, तो उससे आपने वैक्सीन प्रोड्यूस करके बेचनी है। तो ये इंटेंजिबल जो है ये आपने क्या किया, किधर गया, ये इंटेंजिबल आपने क्या किया, प्रोडक्शन में यूज करना है तो उसको टेस्ट कर रहे हो। अच्छा, प्री यूज क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई फॉर्मूला बना के उसके तहत वैक्सीनें बना के बेचनी भी है। आप अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हो, आप ईआरपी सिस्टम अपने लिए बना लेते हो, सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर आपने बना के बेचना नहीं है, या इससे कोई चीज नहीं बेचनी है आगे बना के, बल्कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने यूज करने के लिए बनाया है। तो इंटेंजिबल को आप यूज करके आगे चीज बना के बेच सकते हैं, आप इंटेंजिबल को बना के भी बेच सकते हैं, आप इंटेंजिबल को बना के खुद यूज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें ही आपके फायदे की हैं, बिजनेस में ही फायदा होना है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट की पहली एग्जांपल क्या है, डिजाइन बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं, किसको, प्रोटोटाइप्स को। वो प्रोटोटाइप्स जो अभी प्रोडक्शन से पहले, ठीक है, सैंपल जिसको आप कह रहे थे, ठीक है, प्रोडक्शन या यूज से पहले छोटे लेवल के ऊपर प्रोटोटाइप बनाकर आप उसकी डिजाइनिंग, उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नाम देखते ही, और आई क्या पेपर के अंदर ऐसे ही लिखता है, ये अल्फाज लिखेगा, यहीं से उठाकर लिखेगा। अभी सवाल दिखाता हूँ, प्री प्रोडक्शन, प्री यूज प्रोटोटाइप्स। अब प्रोटोटाइप्स आते साथ ही आपको पता लग जाएगा, हाँ हाँ डिजाइन, ये सॉरी डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स आगे जी, उसके बाद फिर डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। क्या मतलब, मैंने एक जूता बनाने का डिजाइन नया इन्वेंट कर लिया, मैंने और आपने मिलके, ठीक है। अब अभी ये नहीं करना कि डिजाइन कागज पे बना हुआ है तो वो कागज पकड़ा देंगे हम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, चलो बनाओ, ऐसे थोड़ा ही है। नए डिजाइन के हिसाब से बहुत सारी चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्शन प्लांट के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक छोटे लेवल के ऊपर इसको चेक करके देखेंगे, बना के। कागज में चीज और होती है, प्रैक्टिकली तो देखें क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये मोल्ड्स, डाइज किसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बोतल भाई की बात आजकल हमारी एग्जांपल में चल रही है, इसका एक डिजाइन है, ये कैसे बना होगा, इसके पीछे एक डाई होती है जो कि स्पेशल जाकर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो मशीनरियां लगी होती हैं, जो आगे मशीनें छोटी छोटी बना के देती हैं, डाइज, टूल्स, जिग्स बना के देते हैं। तो ये डिजाइन की बोतल बनाने के लिए जिस फैक्ट्री ने ये बनाई है, उनको पहले इस डिजाइन का एक डाई बनवानी पड़ी होगी, एक जिग, एक टूल बनाना पड़ा होगा जो उनकी उस प्लांट के ऊपर फिट होगा, जिसमें ये प्लास्टिक निकल के डलेगा और ये डिजाइन बन के निकल आएगा, ठीक है। तो अब हमने जो नया डिजाइन बनाया है, कागज पे तो वो जैसा भी दिखता है, जरा देखें तो सही कि वो किस तरह का लग रहा है। तो उसके लिए हमने टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज बनवानी शुरू कर दी है। अब देखो ना, एक्टिविटीज ऐसी लग रही हैं कि हमारे पल्ले कुछ पड़ गया है, हमारे हाथ कुछ आ गया है, तभी तो हम जो है वो इस तरह की मॉडल्स, शॉडल्स, प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो जो नया काम हमने करना है उसकी डाइज वगैरह बनवा रहे हैं। फिर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। ये पायलट प्लांट वो प्लांट होता है जिसपे पायलट बैठा होता है, कल बच्चे ने बताया था यहाँ पे क्लास में, वो प्लांट जिसपे पायलट बैठा होता है। किसने कहा था,
किसने कहा था? किसने कहा था? आपने कहा था। कहते ये प्लांट जिसके ऊपर पायलट बैठा होता है वो पायलट प्लांट होता है। नहीं, मैं जैसे अभी आपको अर्ज कर रहा था कि हमने एक नए ही डिजाइन की चीज बनानी है, तो हो सकता है हमें उसके लिए पूरी फैक्ट्री ही नहीं लगानी पड़ जाए। नई चीज बनाने जा रहे हैं, पूरी फैक्ट्री नहीं बनानी पड़ जाए। अब फैक्ट्री के ऊपर इतना खर्चा करने से पहले चेक तो कर लो जो चीज बनाने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो उसके लिए थोड़ा खर्चा करके एक छोटे लेवल का प्लांट बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है वो ऐसा प्लांट बनाएंगे जिससे सिर्फ ये कोई 10-15 बोतलें बन के निकल आए नए डिजाइन वाली। अब वो प्लांट ऐसा नहीं होगा कि जो एकड़ों के ऊपर फैक्ट्री फैली हुई है वहां पे बन रहा है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ऐसे बड़े प्लांट्स की जरूरत होती है, तो एक पायलट प्लांट बनाया जाएगा जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं है बल्कि हमारे इस तजर्बे की टेस्टिंग के लिए है। ठीक है ना, हम उस तजर्बे की टेस्टिंग के लिए जो छोटा सा प्लांट लगाएंगे। लेकिन देख लो रिसर्च से बात आगे निकल चुकी है, छोटा सा प्लांट बना के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट फेज चल रहा है। ठीक है, तो डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ये बड़े अच्छे हैं, ये बड़े दूर से ही पता लग जाते हैं। प्रोटोटाइप का लफ्ज आया, हो बिल्कुल, मोल्ड, डाइस, जिग्स, टूल्स, डेवलपमेंट चल रही है, पायलट प्लांट, और यही नाम आ रहे होते हैं। तो एक बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, लेकिन आपने तो एक बार नहीं पढ़ना। मैं तो अब आपको पढ़ाते हुए कई बार मैंने पढ़ाना है, उसके बाद फिर आपने इसकी जान नहीं छोड़नी जब जब रिवाइज करना है। ठीक है, सही है। तो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। अच्छा अब देखो, थोड़ा समझो, लॉजिक को समझो। ये जो प्रोटोटाइप बना है इस पे खर्चा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। कोई प्लास्टिक, कोई लकड़ी, कोई शीशा, वो जो इतने बड़े बड़े प्रोटोटाइप बने होते हैं उन पे कुछ ना खर्चा तो हुआ है ना, ये कॉस्ट इनकर हो रही है। ये जिग्स, टूल्स, मोल्ड्स, डाइस बनवाने गए हैं जहां से, तो चाहे 10-12 डाइस ही बनवाई हैं हमने डिफरेंट शक्ल की, तो बहरहाल उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है। तो यही तो वो कॉस्ट है जो इनकर हो रही हैं। ये जो पायलट प्लांट हमने लगाया है, माना कि हमने वो बड़े लेवल का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला प्लांट नहीं लगाया, लेकिन जो छोटा सा पायलट प्लांट जो इधर मतलब इस टेबल के ऊपर ही लग जाएगा हमारा, ठीक है, इतना सा प्लांट बनाया तो खर्चा तो उस पर भी हुआ है ना। अब ये खर्चा जो है, अब बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, ये तो प्लांट है, ये तो पीपीई है। तो ये पीपीई नहीं है, ये डेवलपमेंट फेज चल रहा है, हम इंटेंजिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके दौरान जितनी भी कॉस्ट इनकर, ये पायलट प्लांट का कोई काम नहीं है जब इंटेंजिबल हमारा बन जाए या इंटेंजिबल ना बने, बस ये कॉस्ट इनकर होगी। बन भी जाए, अगर इंटेंजिबल कामयाब भी हो जाए, तो इस प्लांट का हमने कुछ नहीं करना, इसको उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे और फिर कहेंगे चलो जी अब असली काम शुरू करते हैं। तो फिर उस तरफ जाएंगे तो वो पीपीई बनेगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप कोई ऐसा, मिसाल के तौर पे तजुर्बा कर रहे हैं, इक्विपमेंट मैंने आपको लैब दिखाई थी, वहां पे जो इक्विपमेंट पर है वो पीपीई है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल में नहीं जाएगी। वो अगर इंटेंजिबल कैपिटलाइज होना शुरू हो गया तो वो भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। ठीक है ना, सही है, कुछ कुछ समझ आ रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, बाकी आने लग जाएगी इंशाल्लाह। तो देखो कॉस्ट यहाँ भी इनकर हो रही थी, ये न्यू नॉलेज गेन करने के लिए साइंसदान बैठे हुए हैं, खर्चे हुए, उनको तनख्वाह तो जा ही रही है ना, कोई नेट शेट लगा के दिया हुआ है उनको, लोगों के पास जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ से जड़ी बूटियाँ उठा के ला रहे हैं। ठीक है, आपने जो वैक्सीन बनानी है तो खर्चे तो उनके भी आने जाने का खर्चे तो हो रहे हैं, इवैल्यूएशन, फाइनल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, अल्टरनेटिव, इनके ऊपर भी खर्च, नॉर्मली सर्विसेज का खर्चा हो रहा होता है, इसके ऊपर खर्चे तो हो रहे होते हैं। जो लोग इस काम पे लगे हुए हैं उन लोगों को तनख्वाहें जा रही हैं, जहां बिठाया है वहां पे बिजली के जो है वो बिल आ रहा है। ठीक है, उनके खाने पीने खर्चे तो इन पे होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही इससे आगे बढ़ गई बात, अब कुछ शक्ल नजर आने लग गई है, तो हमने प्रोटोटाइप्स बनाने शुरू कर दिए, मोल्ड्स, डाइस बनानी शुरू कर दी, हमने पायलट प्लांट बना लिया। तो ये क्या है, इन सब चीजों पे खर्चे हो रहे हैं। अब बात वही है जो शुरू की थी कि जो कॉस्ट इनकर हो रही हैं, जो रिसर्च फेज वाली हैं वो सारी एक्सपेंस, और जो ये कॉस्ट है ये अन्यवाह नहीं कैपिटलाइज कर देनी, बल्कि इनके पीछे वो पढ़ाए नहीं। ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे ये सब काम हो रहे हैं लेकिन अभी क्राइटेरिया 6 मीट नहीं हुए, तो भी ये सारे खर्चे कहाँ जा रहे हैं, एक्सपेंस। ठीक है ना, खैर चलें बाद में देखते हैं। फिलहाल तो हम कहाँ थे, आप क्या करें, प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, मोल्ड्स, जिग्स, डाइस, टूल्स बना रहे हैं। ठीक है, आप पायलट प्लांट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इसको आगे पढ़ाना था असल में, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। डिजाइन कर रहे हैं आप, पहले आपने पायलट प्लांट का डिजाइन बनाया, इस तरह का प्लांट चाहिए, फिर उसको बनाने पे खर्चा आया, डिजाइनर, आर्किटेक्ट जो भी था उसने डिजाइन बनाया होगा, फिर आपने उसको
कंस्ट्रक्ट करवाया होगा कहीं से, दिखा के, वो मॉडल दिखाते हैं ना, तो आप जाके उन्हें कहते हैं, जो प्लांट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां होती हैं, जो मतलब फैक्ट्री बना, मतलब मशीनरी बना रही होती है, तो उनको जाके आप मॉडल ही दिखाते हैं ना कि जी हमने इस तरह की चीज़ चाहिए, फिर वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, फिर आपने उसको ऑपरेट किया, तो उसके ऊपर कोई बिजली, कोई फ्यूल लग रहा है, तो ये सब क्या है, ये क्या है, डेवलपमेंट फेज का खर्चा है। पायलट प्लांट को डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना, ये सब क्या है, डेवलपमेंट फेज का खर्चा, ठीक है। लेकिन वो साथ ही ये बता रहा है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर, ये वो प्लांट नहीं है जो कमर्शियल प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। पर याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, यहां पे आके बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं अपने। अल्टरनेटिव किधर गया, यहां भी था, ऑफ पॉसिबल। अब मैं इसको अब मैं कर लेता हूं स्काई ब्लू। डिजाइन इवैल्यूएशन और फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, और जो सिलेक्शन हो गई तो उसको कहता है जो चोजन अल्टरनेटिव है, अब उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हैं, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ, तो ये जरा फर्क आपने जान के जीना है, ठीक है। ये चोजन अल्टरनेटिव, ठीक है जी बेटा। क्या, क्योंकि बस ये हमारी इस रिसर्च डेवलपमेंट के दौरान हम देख रहे हैं कि हमारा ये इंटेंजिबल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये एक खर्चा है जिसके बाद हम फाइनल करेंगे, हाँ ये डिजाइन ठीक है, तो हम ये सारी चीजें उठाकर साइड पे कर देंगे। इस प्लांट का फिर और कोई काम नहीं है इसके बाद के, वो तजर्बे वाले, सिर्फ ये 15 बोतलें बना सकता था प्लांट, इसके बाद इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बनाते ही इतने खर्चे वाली चीज है। तो इसके बाद हमने इसका क्या करना है, अगर हमारा इंटेंजिबल बन गया, फाइनल हो गया, हमारा डिजाइन फाइनल है, तो बस ठीक है, अब उससे ऑनवर्ड्स हमने बड़ा प्लांट लगा के उसकी प्रोडक्शन शुरू करनी है। तो ये वो खर्चे हैं जिनसे हमारा इंटेंजिबल बना, ये कॉस्ट एसिड बनेगी। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, ये उसकी कॉस्ट में ऐड होकर बिल्डिंग तैयार हो जाती है। अब वो बिल्डिंग यूज होती है तो उसका यूज क्या है, उसमें रहना शुरू कर देते हैं, वो यूज होती है तो उसको डेप्रिशिएट करते हैं। ये इंटेंजिबल भी वैसा ही है। आपने एक फॉर्मूला बनाने के लिए, ये वैक्सीन 10 वैक्सीनें बन सकती हैं सिर्फ हमारे इस पायलट प्लांट पे, वो बना के हम चेक कर लेंगे 2-4 चूहों को लगा के, ठीक है। तो उसके बाद इस प्लांट ने कोई और काम नहीं करना। अब अगर हमारी वैक्सीन कामयाब हो गई तो फिर ये फॉर्मूला, जितने खर्चे आए आफ्टर 6 क्राइटेरिया मीट करने के बाद, जितने भी खर्चे आए वो क्या हो चुके हैं, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बन चुके। अब बिल्डिंग की तरह से रह के यूज नहीं करना इस एसेट को, बल्कि ये फॉर्मूला यूज होने का तरीका क्या है, अगले 5 साल तक इस फॉर्मूला के तहत वैक्सीनें बना बनाकर हम बेचेंगे। तो 5 साल उसकी लाइफ है, उस कॉस्ट को मोटाइज करते हैं, ठीक है। पायलट पीपीई की डेफिनेशन ये है कि ऐसे टेंजिबल आइटम्स जिनको आपने यूज करना है, किस किस काम में, फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या ये पायलट प्लांट आपका प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज कर रहा है, नहीं। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा था फॉर एडमिन पर्पसेस, क्या ये एडमिन पर्पस में है, नहीं। तीसरा लिखा हुआ है फॉर रेंटल टू अदर्स, क्या ये रेंटल है, तो ये पीपीई नहीं है, ठीक है। अब एक कॉस्ट है, अब कॉस्ट को क्या करें, पीपीई नहीं है तो या एक्सपेंस करेंगे या फिर इसको इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस है। तो अगर 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले ये खर्चा हुआ है तो ये पीएनएल में, नहीं तो इंटेंजिबल बनाओ और मोटाइज करो। कुछ समझ आई थोड़ी बहुत जी। कहीं पे लिखा नहीं हुआ उसने, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। नहीं, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, उसको माइनस कर देंगे, फिर लॉजिकल, फिर अपनी जजमेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि मेरा अगर 1 लाख रुपए पायलट प्लांट बना और फिर कबाड़िए को उठा के दिया 50,000 बच गए, तो 50,000 ही कॉस्ट है फिर मेरी। तो यहाँ पे जजमेंट आएगी, स्टैंडर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, स्टैंडर्ड ने यहाँ पर सैंपल्स वाली बात की हुई है, जो IS 16 ने बदली ना, IS 38 ने वो भी नहीं बदली। तो ये जरा ध्यान में रखना, अगर टेस्ट रन के दौरान सैंपल्स बने और वो बिके, तो बनने की कॉस्ट और आने वाली प्रोसीड्स को नेट करके इसकी कॉस्ट में अभी भी ऐड करना है। IS 16 में चेंज आया है, नया पैरा डला है, वो बता दिया गया IS 16 में, जब आप पढ़ के आए हैं तो नहीं पढ़ा आपने, चेंज आया 2 सेशन पहले चेंज आया था। खैर चलें, छोड़े दफा करें, मिट्टी पाओ, इधर आओ।
छोटे छोटे मैं स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। अच्छा जी, कोई चीज I-16 में कोई चीज है ही नहीं, बस ठीक है। I-38 पे आओ। अच्छा जी भाई, ये बात खत्म हो गई। रिसर्च क्या है? प्लान, इन्वेस्टिगेशन, और डेवलपमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च की एग्जांपल्स क्या हैं? ऑब्टेन करना नॉलेज, इवेल्युएट, सिलेक्ट, अप्लाई करना रिसर्च फाइंडिंग्स को, अल्टरनेटिव्स को ढूंढना और फिर उनकी फाइनल सिलेक्शन करना। डेवलपमेंट क्या है? क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं इसमें? आप डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, प्रोटोटाइप्स की तरफ चले गए हैं, आप मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स, डाइस बनाने की तरफ चले गए हैं, आप पायलट प्लांट को बना रहे हैं, चला रहे हैं, ये सारे खर्चे, मतलब पायलट प्लांट को बनाने के और चलाने के सारे खर्चे ही डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है। और उसके बाद आप चोजन अल्टरनेटिव्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको डिजाइन कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, बना के टेस्ट कर रहे हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये क्या है? डेवलपमेंट। अब वो कहानी जो शुरू में आपको बताई थी जबानी कि रिसर्च फेज के सारे खर्चे एक्सपेंस, अब पर्चे में वो क्या करेगा? इनमें से कोई एक दो लिख देगा, उनके सामने कॉस्ट लिखी होगी, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। वहां पे लिखा होगा सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे लिखा होगा रिसर्च फाइंडिंग्स की एप्लीकेशन, ऐसे कोई दो लफ्ज लिख देगा। अब वो देखते ही आपको लगे ये रिसर्च है, तो आंखें बंद करके ना लिखना, कहीं और ना लिख दो, आंखें खोल के लिख लेना कि ये एक्सपेंस है। फिर ऐसे ही डेवलपमेंट फेज की इनमें से दो तीन नाम उठाएगा, वो नाम लिख देगा और उसके आगे कॉस्ट, ये नहीं कहेगा कि डेवलपमेंट है और रिसर्च है। अब आपको पता है कि डेवलपमेंट है, तो आंखें बंद करके इसको खबरदार कैपिटलाइज किया, क्योंकि डेवलपमेंट फेज में एक और मसला भी है। हाँ, चाहे डेवलपमेंट फेज शुरू भी हो गया, चाहे ये काम शुरू भी हो गए, अगर 6 क्राइटेरिया जो कि अभी तक नहीं पढ़ाए वो मीट नहीं हुए, तो फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब वो 6 क्राइटेरिया क्या है, कब से हम उनके इंतजार में हैं, वो जाके पढ़ते हैं। और वही तो असल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अब डेवलपमेंट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सिखाई हुई थी? एक लाइन लिखी थी उसके नीचे, डेवलपमेंट के नीचे क्या लिखा था? 6 क्राइटेरिया मेट, यस, कैपिटलाइज, दो, एक्सपेंस। अब वो 6 क्राइटेरिया क्या हैं असल में, अब वो पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आपको सारा आता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा रह गया काम, ये स्टूडेंट। तो भाई पायलट भी तो टेंजिबल है, पायलट प्लांट। असल में मैंने वही अर्ज किया ना, कहो तो IS-16 ओपन करूं। मैंने एक आपको डेफिनेशन बताई कि PPE की डेफिनेशन क्या कहता है वो, कि आप उसको या तो प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, एक टेंजिबल आइटम है, या उसको दूसरों को किराया देने के लिए रखा हुआ है आपने, अदर देन प्रॉपर्टी, जो इनएसेट प्रॉपर्टी चला जाता है, ठीक है, या आपने उसको एडमिन पर्पज के लिए रखा हुआ है। तो ये 3 मकासद अगर हैं तो ये PPE है, अगर नहीं है तो PPE तो नहीं है। अब PPE नहीं है तो एक सिंपल कॉस्ट है, जैसे कोई भी कॉस्ट इनकर हो रही होती है। अब वो इस IS-38 में लेकर आओ, वो कॉस्ट P&L में एक्सपेंस बनानी है या इस स्टैंडर्ड वाला इंटेंजिबल बनाना है, तो उसकी ही तो डिस्कशन कर रहे हैं। बेटा इंटेंजिबल क्या है? इंटेंजिबल ये डिजाइन है, आप समझ नहीं रहे। ये बोतल तो टेंजिबल ही है, ये तो इन्वेंट्री है, लेकिन ये जो डिजाइन हमने डेवलप किया ना, ये डिजाइन के पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं। ये गाड़ी के डिजाइन चेंज होते हैं तो वो इंटेंजिबल ही होता है डिजाइन, ठीक है। आपने जो वैक्सीन आपको लग गई कोविड की, वो तो वैक्सीन बन चुकी है, बनने के बाद तजर्बों के बाद वो तो मैस प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उसके जो तजर्बे चले थे, उसमें जो खर्चे हुए थे, वो फॉर्मूला उसका जो डेवलप हुआ था, दरअसल वो इंटेंजिबल है। वही वाली बात आ गई ना, फॉर्मूला हमने इस सफा दे दो यार कोई, चलो दे दो कोई। इस समय में हमने ये 5-6 सफ़ों के ऊपर हमने पूरा अपना फॉर्मूला वैक्सीन का लिख दिया। ये सफ़े तो नहीं इंटेंजिबल, बल्कि असल में वो फॉर्मूला है जो इंटेंजिबल है, जिसके तहत वो वैक्सीन बननी है। अब ये हमने जब हवाले करना है अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उसने इसको देखकर मैस प्रोडक्शन करना है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो फिर क्या ये कागज़ टेंजिबल नहीं है? कागज़ तो टेंजिबल है, लेकिन असल में क्या चीज़ है इसके पीछे? वो जो मेहनत करके आपने सारा फॉर्मूला बनाया। ये बोतल तो टेंजिबल बन गई ना, असल में ये तो आउटपुट है। जैसे वो वैक्सीन आपको वो आउटपुट है, जैसे ये बोतल क्या है? आउटपुट है। लेकिन ये डिजाइन डेवलप किया था, ये जब तक डेवलप नहीं हुआ था तब तक की मेहनत ही तो इंटेंजिबल है। एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आ रही लेकिन फायदा है। नजर तो आउटपुट आपको आ रहा है, बोतल नजर आ रही है, लेकिन ये डिजाइन जब डेवलप हुआ था तो उस पर कितना खर्चा आपने किया था, वो डिजाइन जब बनाने का खर्चा हुआ था, उसी को तो हम इंटेंजिबल कह रहे हैं, ठीक है। यही तो इसमें मसला है।
आइडेंटिफिएबल करना जरा इसको मुश्किल होता है। आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, दरअसल ये वो डिजाइन है जिसके तहत अब लाखों की तादाद में हम बोतलें बना बना के बेच रहे हैं। परफेक्ट डिजाइन है, बड़ी मेहनत से बनाया, ठीक है। तो वो जो हम डिजाइन डेवलप कर रहे थे ना, तो पता नहीं कितनी दफा ये बोतल, कभी जो है इसका ढक्कन निचली साइड पे हमने रखा, कभी इसका ऊपर वाली साइड पे रखा, तो तजर्बे हो रहे थे। कभी हम ऐसी डाई बनाते थे जिसमें ये ढक्कन निचली साइड पे होता था, कभी ऐसी डाई बनाते थे जिसमें ढक्कन इस तरफ होता था, और आखिरकार ये डिजाइन बना जिसमें ये ढक्कन। तो अब वो जितनी डाइयां बनाई हमने तजर्बे के तौर पर, वो क्या थी, वो डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। ये रोज लेके आनी है जब तक IS-38 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो जग उठाना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, तो बातें याद हो गई हैं? बस ये अभी तो एक बार पढ़ के याद हुई हैं, तो ये कितनी बार पढ़ेंगे तो याद रखनी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं करवाता वो, याद रखना है आपने। और अगर करवा भी ले तो ये 2-4 मोटी मोटी बातें आप लिख ही लेंगे, वैसे करवाता नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च इज प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, कुछ एक्टिविटीज, और डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, मसलन ये कुछ काम। अब अगली बात डेवलपमेंट की, रिसर्च की तो आपने पढ़ ली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ज़्यादा देर नहीं होगी थ्योरी पढ़ते हुए। ये इंपॉर्टेंट ही बहुत है, ये इंपॉर्टेंट ही बहुत है, इसके बगैर अब आप आगे नहीं चल सकते, ठीक है। और ये पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आप फिर आगे दौड़ेंगे। बस फिर आपको उंगली पकड़ के ये सिखाना है कि अंग्रेजी कैसे लिखनी है। आपको पता होगा कि लिखना क्या है, नहीं ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, अंग्रेजी कैसे मारनी है, रोप कैसे झाड़ना है, बस ये सिखाना रह जाएगा, इसलिए पढ़ो। हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट। ये बार बार बीच में ऐसे ही, बस ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में इसीलिए लगाया कि आप ना पढ़ो। अच्छा जी, एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शैल बी रिकॉर्डेड if and only if an entity demonstrates all of the following। अगर ये 6 के 6 क्राइटेरिया मीट होंगे तो इंटेंजिबल कैपिटलाइज हो सकता है। कौन से 6 जी? नंबर 1 टेक्निकल फिजिबिलिटी, किससे पूछेंगे भाई? ये आपने असल में ना, आप अकाउंटेंट हैं, आप मुंशी हैं, आपने इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ठीक है ना। आपको स्टैंडर्ड ने बता दिया रिसर्च क्या है, डेवलपमेंट क्या है, आपको स्टैंडर्ड ने बता दिया, तुम अड़ंगियां दे लो मुझे, आपको स्टैंडर्ड ने बता दिया कि रिसर्च मसलन ये काम हो तो रिसर्च चल रही है, ये काम हो तो डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। अब आपको ये भी बता दिया स्टैंडर्ड ने कि 6 क्राइटेरिया मीट हो तो कैपिटलाइज करना। अब आपने रिसर्च वालों को एक साइड पे किया, डेवलपमेंट वालों को एक साइड पे रखा, और अब आप सोच में हैं कैपिटलाइज कर दूं या नहीं, तो आपने फिर स्टैंडर्ड ओपन किया। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था आप सवाल पूछो, आपसे कहा गया, ये स्टैंडर्ड ना अकाउंटेंट को मुखातिब कर रहे हैं, आप सवाल पूछो ये इंटेंजिबल बन भी सकेगा या नहीं। अब ये आप किससे पूछोगे जाके, सवाल आपने पूछना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बन के जाना है, अभी तो साइंसदानों से पूछना पड़ेगा। वो जो लेबोरेटरी में साइंसदान दिखाऊं, ये सवाल किससे करना है आपने? नहीं नहीं, वो नहीं है बेटा। साइंसदानों ने ना एक डिजाइन या फॉर्मूला बनाकर कागज पे लिख के दे देना है, और फिर हमने उनको घरों में भेज देना है। उसके बाद फिर वो डिजाइन आपके प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले होगा। अब उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो उस डिजाइन को देखकर अपनी प्रोडक्शन करेगा। वो डिजाइन के पीछे जो मेहनत होती है वो इसने की, और बाकी भी जो ब्रेक पे गए हुए हैं ये सारे, वो जरा ब्रेक पे हैं। हाँ, ये पता नहीं ऊपर क्यों लटका हुआ है, ठीक है। ये पिछले सेशन वाली तस्वीर है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अब जाहिर है आप इतनी मुश्किल से एक तस्वीर यहाँ पे कॉपी करें तो हर बार थोड़ी करनी होती है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल पिछली दफा वाली इनको दिखाई है तस्वीर। अब सवाल क्या था? हाँ, हमें स्टैंडर्ड ने कहा ये इंटेंजिबल बन भी पाएगा या नहीं, तो हम ये सवाल पूछने गए, भाई ये बना लोगे? हाँ हाँ, बड़ी वैक्सीनें बनाई हैं हमने, मंकी पॉक्स की, चिकन फ्लू की, फलाने की। तो ये क्या है, बर्ड फ्लू
अब वो उसने अपनी झाड़ी है ना, पता नहीं ऐसे ऐसे भी नाम बोल दिया हमें रोप डालने के लिए, हमें पता ही कोई नहीं। ठीक है, अब हमने कहा अच्छा टेक्निकली तो फिजिबल है, ये जरा पढ़ लो अंग्रेजी क्या लिखी हुई थी, बताओ जी। टेक्निकल क्या डेमोन्स्ट्रेट एंटिटी ये बता सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज और सेल। ये फर्क बता दिया अभी आपको। इंटेंजिबल को सेल करने का मतलब ये होता है कि आप इंटेंजिबल बना के वो बेच दें। यूज करने का मतलब ये है कि आप उसको यूज करके उसको देखते हुए उसके मुताबिक वैक्सीन, जैसे मैंने कहा फार्मूला बनाया, तो उस फार्मूला के तहत वैक्सीनें बना बना कर बेचे, तो वो फिर इंटेंजिबल तो आप यूज कर रहे हैं। तो इंटेंजिबल आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो सॉफ्टवेयर ही बेच दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, इंटेंजिबल को सेल कर रहे हैं। और आपने एक डिजाइन या फॉर्मूला डेवलप किया, अब आपने उसको बेचा नहीं, उसको आपने खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके तहत चीजें बना बना के बेच रहे हैं। तो ये इंटेंजिबल यूज भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, कोई फर्क तो नहीं है। ओके, अच्छा तो क्या कह रहे हैं जी, टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमने साइंसदानों से पूछा, उसके बाद हम साइंसदानों के कमरे से निकले और हम चले गए सेठ साहब के कमरे में। सेठ साहब क्या ख्याल है, ये कंप्लीट करने का इरादा है? और नहीं नहीं, वेले बैठे थे साइंसदान। मैंने कहा इन्होंने कमे लाइए, ऐसे ही तंग करते थे, कभी किसी को चिढ़ते थे, कभी किसी को कुछ कहते थे। सारी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने जो है ना वो मतलब ऐसे ही अनरेस्ट फैलाई हुई थी। तो मैंने इनको ना काम लगाया है। वो मेरा इरादा नहीं है, ये जो मतलब आप डिज़ाइन कह रहे हैं ना, ये क्या अजीब सा, कभी इस तरह की बोतल में आपने देखा है? मैंने उनको कह दिया कि ये इस तरह की बोतल आप डेवलप करो, डिज़ाइन जिसमें बोतल का जो है वो जो मुंह इस तरफ होना चाहिए, ठीक है, और पानी जो है खुद ब खुद उसमें निकलना चाहिए। वो लगे हुए बेचारे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या आप इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करना चाहिए आपको? अब तो आप ऐसे ही फजूल में आप ये काम कर रहे हैं, बस ठीक है, इसने कोई फ्यूचर में फायदा नहीं देना। ये सारी बातें ऐसे ही हैं, टेक्निकली साइंसदान कह रहे हैं, और नहीं जी बस नौकरी करनी है, बैठे हैं कौन सा इंटेंजिबल, कौन सा फॉर्मूला, हमें तो पता ही नहीं ये कैसे बनेगा, बस उन्होंने कह दिया हम लगे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं बनने वाला, ये जो काम लगा ये नहीं होने वाला। तो फिर ऐसी चीज को कैपिटलाइज करने के तुक ही ना बनती। कल को जाके पता लग ही जाना है कि सब कुछ एक्सपेंस में डाल दो, राइट ऑफ करना पड़ता है ना, जब बाद में जाके चीजें ना, बाद में जाके जो है वो आपको लग भी रहा था एसिड, और बाद में किसी ने सवाल भी किया था, एकदम से लगा नहीं जी कोई चक्कर ही कोई नहीं है, तो क्या करोगे, सारी कॉस्ट को उठा के राइट ऑफ ही तो करना है। तो फिर आज रिकॉर्ड ही ना करो। ये उस तरफ जा रही है बातें, ये क्राइटेरिया सारे के सारे ऐसे हैं। तो उससे पहले गए साइंसदानों के पास, बन जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। सेठ साहब क्या इरादा है? बनाएंगे यार, क्यों नहीं बनाएंगे। अच्छा, मार्केटिंग वालों के पास गए, बन तो जाएगा, देखिएगा। जैसे आपने कहा जी कि हम जो है वो मिसाल के तौर पे हम जो है वो गुड़ वाला पिज्जा बनाने जा रहे हैं। सुना है कभी? हंसी निकल गई ना। अब नई चीज है, अब साइंसदानों को बिठाया हुआ था कि तजर्बे करो, गुड़ वाला पिज्जा, उसमें हनी भी डालना, ठीक है, नहीं शुगर नहीं, शुगर अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो गुड़ और शहद वाला पिज्जा तैयार हो रहा है, ठीक है। हर कोई नमकीन पिज्जा तो तैयार करता है, हम मीठा तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब हाँ भाई बन जाएगा, हाँ जी बड़े पिज्जे बनाए, ये क्या है गुड़ वाला। सेठ साहब हाँ हाँ बिल्कुल, ये मतलब नई चीज होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। अच्छा नहीं गुड़ की खैर है, ठीक है, गुड़ खाया करो। अच्छा आप सुनो, सुन लो ना यार, मार्केटिंग वालों के पास गए, क्या लगता है भाईजान, हमने ऐसे ही एक सर्वे कराया था, लोग तो इंतजार में बैठे हैं, वो कहते हैं आए सही गुड़ पिज्जा, ठीक है, हम तैयार हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू यूज और सेल, ये किससे पूछा आपने? मार्केटिंग वालों से। ये भी यस हो गया। कोई एक भी नो हो गया ना तो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ ना, तो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो खर्चे एक्सपेंस आउट ही होने हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आपने ये भी आप मालिक से ही पूछ लें दोबारा वापस जाके कि जी आप जरा ये बताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाउ इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मिलती जुलती बात ही ऊपर वाले के साथ। अमंग अदर थिंग्स द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल और द इंटेंजिबल एसेट इटसेल्फ और इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली यूजफुलनेस। वही वाली बात, मतलब मिलती जुलती बात ही है कि आप उसको यूज या बेच सकते हैं, ठीक है। ये जरा इस तरह से बात है ना कि बन जाएगा, बनाना है, कंप्लीट करना है। आगे चले गए, आप प्रोडक्शन वालों के पास चले गए, और यार इसको बना भी लोगे, वो तो डिजाइन बना देंगे, आगे चला लोगे, हाँ आगे यार क्या ख्याल है, ये फ्यूचर बेनिफिट्स वाकई आएंगे इससे? को मार्केट एग्जिस्ट करती भी है मीठे पिज्जे की, या ऐसे ही आप लगे हुए हैं?
तो अगर करती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, एंड डेमोन्स्ट्रेट करे इस चीज को कि जिस चीज के पीछे ये लगे हुए हैं, रिसर्च डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ला कर देने हैं, तो ये बताएं, ठीक है। उसके बाद वापस चले गए फिर सेठ साहब के पास। भाईजान पैसे भी हैं आपके पास उस्मान भाई, सेठ साहब से क्या पूछ रहे हैं, ये जो आप इतना खर्चा कर रहे हैं, अभी आज इंटेंजिबल तैयार हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, वो जो नई फैक्ट्री लगानी है उसके पैसे भी हैं पैसे वो तो नहीं है, फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते। हाँ यार पागल हो, फिर इसको इंटेंजिबल बनाए, कल को इसका कोई फायदा तो होना ही नहीं है। बात समझ आ रही है किस तरफ क्राइटेरिया लेकर जा रहे हैं, यानी कि सारे क्राइटेरिया बेसिकली इसी तरह ही लेकर जाते हैं जो हम वो बात करते थे ना टेंजिबल्स के अंदर कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, ये क्या है, पॉसिबल भी है या नहीं बनना, बन गया तो यूज भी हो सकता है या नहीं, फिर बन सकता भी है या नहीं, आगे यूज होगा या नहीं, यहां पे फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं या नहीं, ये सब कुछ पूछने के बाद, अच्छा ये अब ऐसे ही याद रखने, ऐसे ही याद रखने, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं या नहीं है, फिर एबिलिटी टू यूज और सेल, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और ये सब कुछ करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, अब आप अकाउंटेंट्स अपने दफ्तर में वापस आएंगे, अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, क्योंकि अगला काम अब आपका है, ठीक है। क्या लिखा है जरा देखो, इट्स एबिलिटी टू measure reliably the expense, cost can be measured reliably जिसको कहते थे। अब ये तो आप नहीं करना है ना काम, जो खर्चे हुए, मसलन वो साइंसदान की तरफ चलते हैं, मसलन इसको जो सैलरी गई होगी कॉस्ट है, इसका रिकॉर्ड किसके पास होगा, आपके पास ही होगा, पेरोल निकाल लो, ठीक है। जो बिल आया होगा रिलायबली मेजर, कहां से मिलेगा, ये रिकॉर्ड तो आपके ही पास है, ठीक है। जो मटेरियल खरीद कर लाए इन इक्विपमेंट पे तजर्बा करने के, जहां पे जो केमिकल डाला हुआ है जिस पे तजर्बा चल रहा है, वो केमिकल रिलायबली मेजर कर सकते हैं कॉस्ट, ये सारे बिल, इनवॉइसेस, सब कुछ आपके पास ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये आखिरी स्टेप जो है बेसिकली ये वही बात है, रिलायबली मेजरेबल है या नहीं कॉस्ट, तो ये आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा। तो ये है 6 क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब इनको ऐसे समझने के लिए लंबी चौड़ी बात की, अब याद इनको ऐसे रखना है, सिर्फ इतना, ठीक है। बन सकते हैं टेक्निकल फिजिबल, बन सकते हैं या नहीं, फिर बनाने भी हैं या नहीं, फिर बन गए तो यूज हो सकेंगे या नहीं, फिर ये फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं या नहीं है, फिर अवेलेबल हैं रिसोर्सेज या नहीं, टेक्निकल और फाइनेंशियल, और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है या नहीं। बस जो कॉस्ट इस पर लग रही हैं, जो तजर्बे कर रहे हैं, वो सारी कॉस्ट जितना, ये तो अभी पढ़ाना है ना, ये तो आगे है, आखिरी बात अभी रहती है, बस ये इतनी सी बात कि वो कौन सी कॉस्ट हैं जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल पर इनकर हो रही होती हैं, जिनको आपने डिसाइड करना है कि इनको एक्सपेंस बनाएं या एसेट। अगर वो कॉस्ट जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल पे लग रही हैं रिसर्च फेज से रिलेट करती है तो एक्सपेंस, और डेवलपमेंट फेज से रिलेट करती हैं और क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो एक्सपेंस। तो वो कॉस्ट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं वो अभी डिस्कशन आगे आ रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कहा कि ये 2 सफे सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे स्टैंडर्ड के, इनको मार्क कर लो, इनको सीने से लगा के रखना है आपने दोनों सफों को, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखें जी, कहानी बस बिल्कुल सिमट चुकी है, ऐसे मुट्ठी में आ चुकी है आपके। रिसर्च क्या है, प्लान इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज ऑब्टेन करना, सर्चिंग शर्चिंग जितनी भी है अल्टरनेटिव्स की, रिसर्च फाइंडिंग्स को अप्लाई करना, डिजाइन सिलेक्शन पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की, ये सब क्या है रिसर्च। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस आउट, शॉर्ट बात कर रहा हूँ। डेवलपमेंट फेज, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, मसलन आप प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, आप मोल्ड्स डाइज बना रहे हैं, आप पायलट प्लांट बना रहे हैं, उसको चला रहे हैं, ये सब चीजें तजर्बे कर रहे हैं ना आप, ठीक है। और आप चोजन अल्टरनेटिव्स को डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बल्कि उनको टेस्ट भी कर रहे हैं, ये सब क्या है डेवलपमेंट फेज। इसका ट्रीटमेंट क्या है, अब वो कॉस्ट इस पे इनकर हो रही होती है ना, वही बताने लगे, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अगर 6 क्राइटेरिया मीट हो गया है कैपिटलाइज करो, नहीं तो 6 क्राइटेरिया क्या है, टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है, इंटेंशन टू कंप्लीट है या नहीं है, एबिलिटी टू यूज और सेल है या नहीं है,
फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं या नहीं है, एडिकेट टेक्निकल फाइनेंशियल नॉलेज है या नहीं है, और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है या नहीं है। हो गया याद साथ ही, तो ऐसे ही याद रखना है। जी हाँ, ये भी एस्टिमेट ही है कि ये फ्यूचर बेनिफिट देगा जो ऐसे ही लगा हुआ है। एस्टिमेट रॉन्ग नहीं होता, चेंज होता है। तो ये बात पहले भी हुई है, अगर आप आगे जाकर पता लगा वो नहीं, ये तो नहीं बन सकता, तो ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो पड़ा हुआ है उसको क्रेडिट करके पीएनएल डेबिट कर दो, फिर क्या करना है उसका। तो फिर तो वो ये तो बात हो रही है कि जो इंटेंजिबल तुम बना रहे हो ये बन सकता है या नहीं, वो बन भी गया है, वो प्रोडक्शन में भी चला गया है, उससे चीजें भी बन रही हैं, और फिर अब आप कह रहे हो कि अब टेक्निकली फिजिबल नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? समझ गए? नहीं तो कोई नहीं, क्लास के बाद आ जाना, समझा दूंगा, चाय भी पिलाऊंगा, समझाऊंगा भी, ठीक है। हुण आ ना जाई, आ जाना। चले आगे, और बस इतनी सी बात है। रिसर्च क्या है अब आप बताओ, इधर ही देखना, क्या है रिसर्च? प्लान इन्वेस्टिगेशन। इसकी कोई एग्जांपल्स? वही सर्चिंग ही चल रही है, नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हैं, अल्टरनेटिव्स को जो है वो सर्च कर रहे हैं, इस तरह की बातें बस थी, ठीक है, सादी सादी, पढ़ के पता लगेगा आपको। ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपेंस आउट। डेवलपमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, मसलन प्रोटोटाइप हो गए, मोल्ड्स वगैरह हो गए, पायलट प्लांट से रिलेटेड बातें हो गई, और चोजन अल्टरनेटिव्स को आप टेस्ट कर रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर क्राइटेरिया 6 मीट हो जाए तो कैपिटलाइज, वरना एक्सपेंस आउट। 6 क्राइटेरिया क्या है? टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू यूज और सेल, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल, और एडिकेट टेक्निकल फाइनेंशियल नॉलेज। सॉरी जी, ठीक है। अब अगली बात, ये जो लड़ाई चल रही है, कब से लड़ाई चल रही है ये, कि आपने इंटेंजिबल बना लेना है, कॉस्ट को एसेट बना लेना है, या आपने इन कॉस्ट्स को एक्सपेंस आउट कर लेना है। तो कौन सी कॉस्ट है, वो कौन से खर्चे? कॉस्ट खर्चा है, उसको अगर पीएनएल में ले जाओ तो एक्सपेंस कह देते हो, उसी को अगर आप कैपिटलाइज कर दो इंटेंजिबल कह रहे हो, है तो कॉस्ट ही ना। ये बिजली का बिल भी कॉस्ट है, और एसी खरीद के लाए ये भी कॉस्ट है, आपको तो कॉस्ट ही पड़ी है। फर्क क्या है? इस कॉस्ट से फायदा ले चुके एक्सपेंस, इस कॉस्ट से फायदा आएगा तो आज एसेट, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस। तो कॉस्ट रिसर्च फेज के दौरान कॉस्ट, खर्चे, कॉस्ट इनकर हो रही हैं, एक्सपेंस आउट कर दो। डेवलपमेंट फेज के दौरान कॉस्ट इनकर हो रही हैं, 6 क्राइटेरिया से पहले एक्सपेंस आउट कर दो, 6 क्राइटेरिया के बाद कैपिटलाइज कर दो। वो कॉस्ट कौन सी होंगी? पर्चे में ये भी फनकारियां चल रही हैं अब आजकल, ठीक है। ये कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो ये इंटेंजिबल के बनने में लगती हैं? असल में तो ये पहले पढ़ाना चाहिए था, चलो अब पढ़ लेते हैं। आ जाओ जी। कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम डेट व्हेन एन इंटेंजिबल फर्स्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग, ओह एक मिनट, क्राइटेरिया। क्या मतलब? वो कहता है इंटेंजिबल की कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट उस दिन से ऑनवर्ड्स की कॉस्ट जिस दिन पहली बार इंटेंजिबल का क्राइटेरिया रिकॉर्ड होने का मीट हुआ था, यानी ये 6 क्राइटेरिया। यही तो वो कहना चाह रहा है कि इससे पहले वाली सारी कॉस्ट क्या है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? कितने गया? अब ये द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली, ये इंपॉर्टेंट है, द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेस all directly attributable costs necessary to create, produce, prepare asset to be capable of operating in manner intended by the। इतनी लंबी बात की बजाय आप यूं कर लें, cost of intangible comprises all directly costs necessary to prepare the asset capable of operating in the manner intended। जरा सी सादा हो गया वैसे छोटा कर नहीं सका मैं, लेकिन चलो वो अजीब सी बात,
अरे ये हट गए तो सादा तो लग रहा है ना, थोड़ा सा क्रिएटिव प्रोड्यूस। अच्छा सुनो, एग्जाम्पल्स हैं असल, मैंने तो ये पढ़ानी थी। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स आर कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड इन जनरेटिंग इंटेंजिबल। ये जो बता रहा था, मटेरियल आप जो लेकर आए ये केमिकल वगैरह, जिनको इन मशीनों में डाल के तजर्बा चल रहा है, तो वो केमिकल बाजार से पैसों का ही मिला था ना, ठीक है। या आपको किसी बंदे ने आके जो है वो ये केमिकल, वो इतना खतरनाक केमिकल करके डाल के भी उसने सर्विसेज भी ली, तो ये जो भी आपने मटेरियल या सर्विसेज जो है वो यहाँ पर उसके पैसे दिए हैं, तो ये क्या है, ये वो कॉस्ट है जो इंटेंजिबल में ऐड हो सकती है। होगी या नहीं वो तो क्राइटेरिया मीट होने के बाद की बात है, पर कॉस्ट रिलेटेड एक्टिविटी की है जो कि ऐड हो सकती है। करना या नहीं करना वो आपने डिसाइड करना होगा, क्राइटेरिया के पहले वाली नहीं और बाद वाली हाँ। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ वो साइंसदान जो बैठा हुआ भाई परेशान, रोजेदार है ना वो असल में, बाकी तो सारे लंच करने गए, ये क्यों बैठा है, नफली रोजा रखा हुआ है इसने, ठीक है। तो ये और वो जो लंच पे गए हैं वो, इन सबको जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं, तनख्वाहें शनख्वाहें, ये भी क्या है, तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कल भी काटा था इसको, कॉस्ट ऑफ, जैसे वो कहीं और काटा था, ये स्टैंडर्ड असल में बेसिकली डील करता है ना इससे, वो ग्रेचुटी, पी फंड और इस तरह की चीज़ें, तो वो हमारे सिलेबस में है या फाइनल में जाके पढ़ना है आपने, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हैं डायरेक्टली, पहली बात तो ये है कि वो कहता है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल कंप्राइजेस ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इन द कंडीशन इंटेंडेड बाय मैन। अब उस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की एग्जांपल्स क्या कह रहा है, मटेरियल और सर्विसेज जो यूज या कंज्यूम हुई हैं इंटेंजिबल बनाने के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बनाने के लिए जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आप ऊपर वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यहां पर क्या है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी कि इंटेंजिबल की वजह से है, ठीक है। तीसरा, जब इंटेंजिबल बन जाता है ना, जब मैंने डिजाइन या फॉर्मूला बना लिया तो फिर मैं उसको रजिस्टर करवाऊंगा ताकि कोई इसको चोरी, और अगर कोई चोरी कर लेगा तो फिर मैं उस पर केस कर सकता हूँ, ठीक है, उससे डैमेजेस ले सकता हूँ, उसको कोर्ट में ले जाऊंगा। तो ये भी, ये IS 16 से मिलती जुलती चीज है। जब आपका इंटेंजिबल बन गया, आपने फॉर्मूला बना लिया, तो आपने उसको रजिस्टर करवाया, रजिस्टर करने की एक कॉस्ट होती है, तो वो भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है, सही है ना। जैसे आप कोई बिल्डिंग खरीदें तो उसको अपने नाम करवाने के लिए जो लीगल कॉस्ट लगती है वो आप उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इंटेंजिबल अगर आपने बना लिया है तो इसको अपने नाम पर रजिस्टर करने की कॉस्ट, आमिर भाई ये हमारी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, फी टू रजिस्टर लीगल राइट, ठीक है जी। अगली बात, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपके इंटेंजिबल को बनाने के लिए एक लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप बड़ा महंगा सा आपने लेके रख लिया, ये माइक्रोस्कोप जो है इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो इसने 5 साल पे डेप्रिशिएट होना है। हमारे इस इंटेंजिबल के ऊपर ये 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो क्या करना चाहिए, इसकी 6 महीने की डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल में डाल दो, उसके बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब वो डेप्रिसिएशन तो हुई जा रही है, तो वो कहाँ पे फेंक देना, एक्सपेंस में, एक्सपेंस में, P&L में। फिर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, ये टेलीस्कोप, ये माइक्रोस्कोप उस पर इस्तेमाल होने लग जाए, तो डेप्रिसिएशन उस सरसे की उसमें डाल देना। ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हैं। कोई बिल्डिंग बन रही है, आपका जनरेटर उस बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन उस जनरेटर की उतने अरसे की डेप्रिसिएशन जितना अरसा वो बिल्डिंग के बनने में इस्तेमाल हुआ, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करना। ऐसे ही टेंजिबल बनाने के लिए टेंजिबल इस्तेमाल हुआ, तो जो इस्तेमाल हुआ उसकी डेप्रिसिएशन डाल दो नए एसेट में। टेंजिबल बनाने के लिए कोई इंटेंजिबल इस्तेमाल हो जाता, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उससे आप जो है वो बिल्डिंग जो बना रहे हो उसको देखते हो कि ये सही है या नहीं है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, 6 महीने वो सॉफ्टवेयर आपका इस प्लाजा बनाने में इस्तेमाल हुआ, तो उसकी अमोर्टाइजेशन इस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करो, ठीक है। तो टेंजिबल बनने में टेंजिबल इस्तेमाल हो सकता है, टेंजिबल बनने में इंटेंजिबल भी इस्तेमाल हो सकता है। जितना अरसा इस्तेमाल हो रहा है टेंजिबल या इंटेंजिबल किसी और एसेट के बनने में, उतने अरसे की डेप्रिसिएशन उसमें ऐड होनी चाहिए। ऐसे ही इंटेंजिबल बनने में टेंजिबल इस्तेमाल हो सकता है, माइक्रोस्कोप, इंटेंजिबल बनने में इंटेंजिबल इस्तेमाल हो सकता है।
तो जितना अरसा ये टेंजिबल या इंटेंजिबल दूसरे नए एसेट के बनने में इस्तेमाल हो रहा है, उतने ऐसे की डेफिनेशन इसमें ऐड करनी, ये लिखा हुआ है। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट एंड लाइसेंस सिज दैट आर यूज्ड टू जनरेट इंटेंजिबल। जो इंटेंजिबल बनने के अंदर कोई और इंटेंजिबल इस्तेमाल हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूं कोई टेंजिबल भी इस्तेमाल हो जाए तो उसकी डेप्रिसिएशन, और कोई इंटेंजिबल इस्तेमाल हो जाए तो उसकी अमोर्टाइजेशन किस में ऐड कर दो, जो नया जनरेट हो रहा है इंटेंजिबल उसकी कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ है एग्जांपल्स में। ठीक है, पार्ट 2 नहीं शुरू करना आज, नींद आई हुई है आपको, करो कर दो अभी।